अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुली कचहरी के एक और प्रोग्राम के साथ जवेरा यूनुस आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा प्रोग्राम बेस करता है एंटायरली एफआईआर के ऊपर कि एफआईआर होती क्या है, वो किस तरह दर्ज की जाती है, उसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, अगर वो दर्ज ना हो तो हमारे पास क्या तरीक़ेकार हैं जिससे हम इसको दर्ज करा सकें। आज का प्रोग्राम हमारे लिए इस हवाले से भी बहुत अहम है कि हम इसमें एफआईआर के बारे में, जो कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है, एक बहुत अहम कंपोनेंट है, उसके बारे में आपको तमाम मालूमात देंगे। इस बारे में आपके जो भी सवालात हों वो आप नीचे कमेंट्स में हमें दे सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट जो कि चौधरी फैसल एडवोकेट हैं वो इसको हमारे साथ इसके जवाब देंगे। चौधरी फैसल जो है उनका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से बहुत ज़्यादा काम है और वो साउथ एशिया का पहला इंक्यूबेशन सेंटर, लीगल इंक्यूबेशन सेंटर भी चला रहे हैं जिसमें वो वकीलों को ट्रेन भी करते हैं। उनका मजीद इसके कि वो पीटीआई के जो लीगल विंग है उसको भी उसके भी पार्ट हैं। मजीद जो भी उनकी काम है इस हवाले से वो भी हम इस बारे में उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम सलाम जी, सब लिस्टनर्स को मेरी तरफ से इस्लाम। अच्छा, प्रोग्राम शुरू करने से पहले फैसल साहब आप थोड़ा सा हमें ये बता दीजिए कि एफआईआर जो है वो होती क्या है और उसका क्या फायदा होता है। अगर कोई जुर्म हो तो उसमें फिर उसका दर्ज कराना क्यों जरूरी होता है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। जो आज का जो हमारा मौजू है, डिस्कशन है एफआईआर के ऊपर, और जो क्राइम्स होते हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। सबसे पहले तो मैं जो सब नाज़रीन जो सुन रहे हैं उनको एक बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि नॉर्मली लोग बहुत घबरा जाते हैं कि यार एफआईआर हो गई और एफआईआर हो गई, अब हमें जान बचानी पड़ेगी। लेकिन आप ये देखें कि एफआईआर स्टैंड फॉर है क्या। तो सबसे पहले तो सबको कम से कम एक ये क्लियर होना चाहिए कि एफआईआर स्टैंड फॉर क्या करती है। एफआईआर है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि जो किसी भी अक्रेंस से रेलिवेंट जो भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन होगी उसको हम जब वो रजिस्टर्ड होगी तो हम एफआईआर कहेंगे। नॉर्मली लोग समझते हैं कि जी ये इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद फर्स्ट इंटेरोगेशन रिपोर्ट होती है, जबकि जो लीगली जो इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है एफआईआर है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि जो लॉ हमारा कहता है, जो पिनल लॉज हैं हमारे, उसमें जो अक्रेंस हैं, जो जराइम हैं, उनको उनकी बेसिक दो डेफिनेशंस हैं। दो टाइप्स हैं उनकी। एक होते हैं कोग्निजेबल ऑफेंस और एक होते हैं नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस। और कोग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? कोग्निजेबल ऑफेंस को उर्दू में कहा जाता है काबिल दस दर अंदाजी पुलिस जराइम, और नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस को नाकाबिल दस अंदाजी दर पुलिस जराइम। काबिल दस अंदाजी पुलिस जराइम वो होते हैं कि जिनमें पुलिस की, यानी कि दस्त के मायने होते हैं हाथ रखना, यानी कि पुलिस जिनमें हाथ रख सके, इन्फ्लुएंस कर सके, कोग्निजेंस हो जिनमें पुलिस की, उनको कोग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है। और एफआईआर सिर्फ और सिर्फ कोग्निजेबल ऑफेंस में रजिस्टर्ड होती है, और वो जो रजिस्टर्ड होती है वो अंडर सेक्शन 154 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जो हमारा, उसके तहत हमारी जो है जो जितने भी कोग्निजेबल ऑफेंस होंगे जिनमें पुलिस के पास पावर्स हैं कि वो इन इन यानी कि कोग्निजेबल ऑफेंस नॉर्मली होते भी वही हैं कि जो ज़्यादातर हीनियस क्राइम होते हैं। जो नॉर्मल जो हीनियस क्राइम नहीं होते उनको नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस में वो आ जाते हैं। तो कोग्निजेबल ऑफेंस कि जितने भी होंगे उनमें पुलिस के पास पावर्स हैं कि उनको वो एज अपने पास रजिस्टर्ड कर सके एज एफआईआर, और उसमें वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और इसमें जितने भी कोग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें पुलिस बगैर अरेस्ट वारंट भी मुलजमान को गिरफ्तार कर सकती है। नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं कि जिनमें पुलिस के पास पावर्स नहीं होती कि वो इन जराइम की इन्वेस्टिगेशन कर सके, या इन जराइम में मुलविस जो मुलजमान होते हैं उनको बगैर किसी अरेस्ट वारंट के। और अरेस्ट वारंट कौन इन नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस में कौन इशू करेगा? जो मैजिस्ट्रेट होता है रेलिवेंट, जो हमें शेड्यूल 2 से पता चलता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के कि इस सेक्शन में
कौन सा मजिस्ट्रेट है, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट है या फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट है, जो भी होगा उससे आप जब तक पुलिस अरेस्ट वारंट ना ले ले और जब तक परमिशन ना ले ले इन्वेस्टिगेशन करने की, तो उन नॉन कोजिबल ऑफेंस में पुलिस के पास पावर नहीं है कि वो उनमें इन्वेस्टिगेशन कर सके और उनसे रेलिवेंट जो भी मुल्ज़मान होंगे उनको गिरफ्तार कर सके। तो आज हमने जो जिन जराइम के ऊपर बात करनी है FIR के ऊपर, तो FIR रिलेटेड होती है टू कोग्निजेबल ऑफेंस से, यानी कि जिनमें पुलिस के पास पावर्स हैं कि वो उनमें FIR रजिस्टर्ड भी कर सके और उसके अलावा जाके उनको बगैर अरेस्ट वारंट मुल्ज़मान को गिरफ्तार भी कर सके। यानी कि FIR जब रजिस्टर्ड हो गई तो अब पुलिस के पास पावर्स हैं कि वो उनमें उनसे रेलिवेंट जितने भी मुल्ज़मान हैं वो उनको गिरफ्तार कर सकती है। उनको गिरफ्तार करने के लिए किसी मैजिस्ट्रेट से उनको पहले परमिशन नहीं लेनी पड़ती। तो ये अंडर सेक्शन 154 के तहत होती है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है हमारा, उसमें वो ये उसमें आप उसकी हेडिंग ही देख लें तो वो ये होता है कि इंफॉर्मेशन टू कोग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि कोई भी अगर आपकी कोग्निजेबल ऑफेंस से रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप उसको अगर रजिस्टर कराएंगे तो वो अंडर सेक्शन 154 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत वो उसको एज FIR रजिस्टर किया जाएगा। तो ये FIR होती है, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है किसी भी अक्रेंस से रेलिवेंट जो भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होगी, यानी कि जो भी उस अक्रेंस से रेलिवेंट जिस जगह पे कोई वकूआ सरजद हुआ है, कोई जराइम हुआ है सरजद, तो उससे रेलिवेंट जो भी फैक्ट्स एंड फिगर जो होंगे उसमें वो आप अपनी एप्लीकेशन में लिखेंगे और वो आप एप्लीकेशन जो आप देते हैं, ठीक है, अब जो एप्लीकेशन आप देते हैं उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और अगर आपके खिलाफ कोई पर्चा FIR को जैसे हम पर्चा कहते हैं, कोई गलत पर्चा करा दे या कोई फेक FIR करा दे तो आप क्या कर सकते हैं, क्या मेजर्स ले सकते हैं? सबसे पहले तो मैं इसका प्रोसीजर बता देता हूँ कि इसका तरीकाकार क्या होता है कि FIR रजिस्टर कराने का तरीकाकार क्या है। FIR का ये है कि जो ही कोई भी अक्रेंस हो किसी भी रेलिवेंट पे, तो उसमें 100 सेक्शन 154 ये कहता है कि कोई भी एवरी पर्सन, इसमें ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा इफेक्ट हुआ हो वही करवा सकता है, जबकि उस वकूए में जो भी जो आई विटनेस होगा, कोई भी उसका कोई रेलिवेंट है जो भी इफेक्ट हुआ है, इवन कि आम जनरल पब्लिक जो है, इवन के माइनर तक जो है वो FIR रजिस्टर करवा सकते हैं। और उसका तरीकाकार ये है कि अगर वो कोई एजुकेटेड पर्सन है तो उस वकूए को वो आप रिटर्न में एक एप्लीकेशन लिखें और जाके जो भी उससे रेलिवेंट जो पुलिस स्टेशन जो बनता है उसकी जो पुलिस स्टेशन की जो हदूद होगी, जो रिजेक्शन होगी, जिसके अंडर वो एरिया आता होगा, वहाँ पे जाके आपने SHO के नाम पे एप्लीकेशन लिखनी होती है और उस जो भी जुर्म हुआ है उसके बारे में आपने सिंपल और अल्फाज में आपने उसके फैक्ट्स एंड फिगर बताने होते हैं कि ये वकूआ हुआ है और इससे रेलिवेंट हुआ है और ये लोग वहाँ पे मौजूद थे और ये यानी कि ज़ख्मी हुआ है या जो भी कोई उससे रेलिवेंट जो भी जुर्म हुआ है, तो उस जुर्म से रेलिवेंट जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होगी सिर्फ आपने वो FIR के अंदर मेंशन करनी है और आपने SHO को जाके वो एप्लीकेशन देनी है। इन केस अगर कोई यानी कि अनएजुकेटेड पर्सन है वो रिटर्न में एप्लीकेशन नहीं लिखता तो वो क्या करे, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जाके अपनी जो है रिटर्न में एप्लीकेशन लेकर जाएं, बल्कि आप जाके जो SHO होगा उसको आप ओरली उसको अपनी सारी स्टोरी बताएंगे तो SHO जो है वो उसको फिर जो बताएगा वो एक रिटर्न में जो पुलिस स्टेशन में 25 डिफरेंट किस्म के रजिस्टर होते हैं, तो एक रजिस्टर होता है FIR का जिसमें FIR रजिस्टर्ड होती है, तो जो FIR का रजिस्टर्ड होगा वो जैसे वो जो कंप्लेनेंट होगा वो जो स्टोरी बताएगा वो उनको लिखेगा और उसके बाद उसको पढ़ के सुनाएगा। ये पूरा प्रोसीजर उसमें लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 154 की अगर कोई FIR की रिटर्न एप्लीकेशन नहीं लेकर आ रहा, कोई ओरली बता रहा है, तो उसको रिड्यूस इनटू राइटिंग करेंगे और उसके बाद उसको वो पढ़ कर सुनाएंगे कि ये आपने ये वकूआ हुआ है जी, वो बिल्कुल वेरीफाई करेगा और उसके बाद उसके सिग्नेचर होंगे तो वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। और अगर आप खुद पढ़े लिखे हैं और आप जाके आप रिटर्न में खुद आप ऑलरेडी लिख के ले जाएं वकूआ जो हुआ है और वहाँ पे आप देंगे, वहाँ पे आपके सिग्नेचर होने चाहिए एप्लीकेशन के ऊपर, अपना नाम पता आपका होना चाहिए कि आपका क्या एड्रेस है और क्या आपका जो है वकूआ क्या हुआ है उससे रेलिवेंट आपने जो इन्फॉर्मेशन है जो आप सिंपल 1 पेज में या 2 पेजेस में आप लिख सकते हैं वो आपने लिख के देनी है और वो आपकी FIR हो जाएगी। और पुलिस इसमें बाउंड है कि जितने भी कोजिबल ऑफेंस होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कोजिबल ऑफेंस कौन से होते हैं, वो पहले मैंने जैसे आपको बता दिया, जितने भी कोजिबल ऑफेंस हैं काबिल दस्तअंदाजी जुर्म हैं
पुलिस उसमें बाउंड है कि SHO कि उसमें फौरी तौर पर वो FIR काटे। हालांकि यहाँ पे नॉर्मली हमारा कल्चर ये होता है कि आप पुलिस स्टेशन में चले जाएं तो SHO जो है वो आगे से टाल मटोल से काम लेता है, यानी कि कहता है आप मेरे पास कल आ जाए, परसों आ जाए, मैं दूसरी पार्टी को बुलाऊंगा, उससे मैं पूछूंगा कि वाकया हुआ है या नहीं हुआ, झूठा है ये सच्चा है, ये चीज़ें, उसके बाद जाके मैं फिर FIR काटूँ। हालांकि पुलिस के पास ये पावर नहीं है कि उसमें डिले का वो उसमें डिले करे और उसको इस तरह के आगे से टाल मटोल का काम ले। जबकि जितने भी जैसे कि FIR का मतलब ही है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और पुलिस के अगर वो उसमें उस ऑफेंस से रेलिवेंट जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगी वो FIR रजिस्टर्ड होने के बाद करेगी, ना कि पहले करेगी। तो वो सिर्फ और सिर्फ FIA के जो क्राइम्स होते हैं उसमें वो ज़रूरी है कि FIA पहले जो ऑफेंस होते हैं उनकी रेलिवेंट जो उनकी जुरिसडिक्शन होती है, तो FIA के जो ऑफिसर्स होते हैं वो पहले इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी करने के बाद अगर पता चले फिर उसके बाद उनकी FIA की FIR होती है। लेकिन नॉर्मली अच्छा। जो जो पिनल जो कोड्स हैं उनमें ये होता है कि जो ही आपने गए और पुलिस SHO आगे से बाउंड है कि फौरी तौर पर FIR काटे। अगर राइट। FIR नहीं काटता तो उसके बाद फिर तरीकाकार ये है कि आप अगर वो आप उसको वो अगर आपसे टाल मटोल से काम ले रहा है तो पहले नॉर्मली ये होता था कि अगर SHO नहीं काटा तो फौरी तौर पर आपने जाके 22A जो है 22A 22B हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जस्टिस ऑफ पीस, उसके तहत आपने सेशन कोर्ट में पटिशन दायर करनी होती है जस्टिस ऑफ पीस के पास, जो कि सेशन जज के पास पावर्स होती हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। अब नॉर्मली ये हो गया कि हमारी जैसे लास्ट ईयर वो एक सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी बनी थी जिसके तहत रिफॉर्म्स हुई हैं, तो अब उसमें ये कहा गया है कि अब आप SHO के बाद आप SP कंप्लेनेंट एक अपॉइंट हो गया हर डिस्ट्रिक्ट में। जो अगर पुलिस SHO जो है अगर वो FIR नहीं काट रहा तो आप SP कंप्लेनेंट के पास जाएंगे और उसको बताएंगे जी मैंने फलान डेट को SHO को इस ऑफेंस से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दी और उन्होंने उस पर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। फैसल साहब जी। जी। हाँ, एज पर लॉ जो उसको उन्होंने प्रोसीड नहीं किया और SHO जो SP कंप्लेनेंट होंगे वो उस पर एक इंक्वायरी मार करेंगे DSP या फिर SHO के रैंक के ऑफिसर को कि आप इस अकरंस से रेलिवेंट एक इंक्वायरी मार करें और विद इन वीक जो है आप इसमें अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाएं। तो SP अच्छा, ये वाली जो कंप्लेनेंट कंप्लेन है, क्या वो रिटर्न देनी होती है कि आपकी FIR दर्ज नहीं हो रही, या आप ओरली भी ये चीज कर सकते हैं? और वो क्या नहीं क्या एविडेंस मांगते हैं कि भाई आप क्या शो करें कि आपकी FIR रजिस्टर नहीं हुई, इसके क्या एविडेंस कुछ मांगते, कुछ चीज ऐसी होती है? नहीं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो फर्स्ट टाइम जो जैसे मैंने बताया आपको जो SHO के पास जाएंगे तो आप पे ये बाउंड आप पे है कि अगर आप रिटर्न में देना चाहते हैं एप्लीकेशन खुद लिख के तो आप दे दें, अदरवाइज जो पुलिस जो SHO है वो खुद ओरली आप जो बताएंगे वो रिड्यूस इनटू राइटिंग करेंगे और आपको पढ़कर सुनाएंगे, उसके बाद करें। फिर जो SP के पास आप जाएंगे तो वो आपको लिख के लेके जानी पड़ेगी एप्लीकेशन कि फलां डेट को ठीक है। मैंने SHO को दी थी, फलां पुलिस स्टेशन के SHO को दी थी, तो उसने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की कानूनी, यानी कि एज पर जो लॉ हमारा कहता है उसको उन्होंने प्रोसीड नहीं किया। तो फिर उस पर वो एक इंक्वायरी मार करेगा और विद इन वीक अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाएगा। जो भी जिसको मार करता है DSP या SHO को वो उसको रिपोर्ट सबमिट करवाएगा विद इन वीक। उसके बाद जाके जो है वो अपने उसमें कमेंट्स देगा कि SHO को डायरेक्शन देगा कि आप इसको फौरी तौर पर FIR काटें, या नहीं करता तो आप वहाँ पे रिजेक्ट कर देता कि कहता है कि नहीं आपका झूठा मुकदमा था, ये चीज़ें। तो जो इंक्वायरी होगी उसमें फिर आपको एविडेंस भी होगी, आपकी तरफ से भी बुलाया जाएगा, जो आपके पास एविडेंस है वो आप अपनी एविडेंस देंगे, जो इनके आपके गवाह हैं, मौके के जो गवाह थे, जो आई विटनेस थे, वो वहाँ पे जो आपके पास कोई भी उस ऑफेंस से रेलिवेंट जो आपका होगा उस जो भी आपके पास एविडेंस है वो आप इंक्वायरी में आप देंगे, उसके बाद वो उसमें डायरेक्शन देंगे। इन केस अगर SP भी नहीं वो कर रहा रजिस्टर्ड, वो कह रहा कि नहीं ये झूठा मुकदमा था और आप समझ रहे हैं कि जी बिल्कुल जेन्युइन मुकदमा था और बिल्कुल ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है और मेरे साथ टाल मटोल से काम लिया जा रहा है, तो फिर आप जाए सेशन जज के पास जाएंगे और अंडर सेक्शन 22A एंड 22B क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत, और जस्टिस ऑफ पीस की जो पटिशन दायर करते हैं उसमें 22A और का सेक्शन 6 है और उसका सेक्शन 6 का सब सेक्शन 1 है, जिसके तहत है कि वो SHO को डायरेक्शन देंगे सेशन जजेस के आप इसमें फौरी तौर पर नोटिस होते हैं SHO को, और SHO के खिलाफ आप वो पटिशन दायर करते हैं और वो SHO को फिर सेशन जज डायरेक्शन देता है कि आप इसमें फौरी तौर पर FIR काटें।
अच्छा, एफआईआर जो है जिस जगह पे जुर्म होता है, क्या उसी इलाके के पुलिस स्टेशन में दायर की जा सकती है या कहीं और भी जाए वकुआ के अलावा भी किसी जगह पे दायर की जा सकती है? नॉर्म हमारे पिनल कोड्स हैं, जैसे जो जिसमें पाकिस्तान पिनल लॉज जो हैं जो होते हैं, उसमें यह है कि आपकी जो रेलिवेंट जिस जुरिसडिक्शन में हुए हैं, जिस प्लेस ऑफ अक्रेंस में हुए हैं, उसकी जो भी वो प्लेस ऑफ अक्रेंस जिसकी पुलिस स्टेशन की जुरिसडिक्शन में आते हैं, वहाँ पे आप वो रजिस्टर करेंगे। लेकिन हमारे जो दूसरे जो लॉज हैं हमारे सोशल मीडिया क्राइम के होते हैं, जो प्रिवेंशन ऑफ सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया क्राइम्स हैं, जैसे उनके वो होते हैं कि आपकी वो जुरिसडिक्शन नहीं होती। अगर वो इस्लामाबाद में हुआ है तो उनके पुलिस स्टेशन नहीं बने हुए, जैसे वो हम्म। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के वो जोनल वाइज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो आप अपने रेलिवेंट जो जोनल जो आपका होता है ऑफिस, वहाँ पे भी आप जाके करवा सकते हैं। इवन के वहाँ पे आप ये उनकी जो हमारी FIA की जो है, वहाँ पे उनका स्पेशल एक साइबर क्राइम जोन विंग बना हुआ है, उसमें हम्म। आप ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी रजिस्टर करवा सकते हैं। तो जो सोशल मीडिया क्राइम्स हैं उनमें तो वो FIA के पास रजिस्टर्ड होती हैं FIR, वो तो आप हम्म। ऑनलाइन भी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं और आपका वो जोनल विंग होता है। लेकिन हमारी जो दूसरी जो पिनल कोड्स के जो ऑफेंस होते हैं, इनमें हर जैसे इस्लामाबाद में है तो इस्लामाबाद में राउंड अबाउट 25+ के करीब डिफरेंट पुलिस स्टेशन हैं। तो हर पुलिस स्टेशन की एक अपनी जो जुरिसडिक्शन है, उस हम्म। जुरिसडिक्शन में जो भी ऑफेंस होंगे, उस पुलिस स्टेशन का जो SHO होगा, उसके पास पावर्स हैं कि वो वहाँ की जो FIR होगी वहाँ पे रजिस्टर्ड हो। राइट। अच्छा, एफआईआर अगर फॉर एग्जांपल आप जाएं किसी पुलिस स्टेशन में और वो एफआईआर दर्ज ना करे और वो कहे कि जी हमारा जुरिसडिक्शन नहीं बनती, दूसरी जगह जाएं, वहां जाएं, तो वो कहते हैं जी हमारी जुरिसडिक्शन नहीं बनती, तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? उसमें जैसे मैंने आपको जैसे बताया है मैंने कि अगर तो पुलिस जो है वो नॉर्मली यही काम कर लेती है टाल मटोल से कि वो हम्म। हमारी हमारी जुरिसडिक्शन में नहीं आ रहा ये ऑफेंस ऑकरेंस, ये हम्म। प्लेस ऑफ ऑकरेंस नहीं है, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में चले जाएं। तो उसमें यह कि आप 22A फिर जो है आप डायरेक्ट मूव कर लें, जस्टिस ऑफिस की पिटीशन दायर करें, उसमें फिर वो डायरेक्शन पास करेंगे और वो वहाँ से होते हैं। नॉर्मली एक तरह का एक ये भी होता है कि जो डिसऑन ऑफ चेक के जो ऑफेंस होते हैं, तो वो अगर वो उसमें ये होता है कि नॉर्मली अगर वो आपको जो चेक इशू कर रहा है, वो अगर हम्म। हो सकता है लाहौर में, जो उसने लाहौर से इशू किया हो, उसका अकाउंट हम्म। लाहौर का हो, हम्म। लेकिन जहाँ पे आपने प्रेजेंट किया है वो आपने इस्लामाबाद में किया है और आपने अपने हम्म। अकाउंट में किया, या फिर आपका ये भी हो सकता है कि जहाँ पे आपका एग्रीमेंट हुआ है वो रावलपिंडी हम्म। में हो रहा हो। तो इसमें तीनों डिफरेंट प्लेस हैं, तो इसमें हम्म। नॉर्मली आप तीनों जगह पे करवा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रेलिवेंट है वो ये होती है कि आपने जहाँ पे इस तरह के ऑफेंस में कि जहाँ पे अगर आपका जैसे डिसऑनर ऑफ चेक का मैटर रहता है, तो जहाँ से हम्म। डिसऑनर चेक हुआ हो, जिसमें आपका प्रेजेंट किया हो जिस बैंक में अपने अकाउंट में, वहाँ से जो आपकी जो हदूद उसको लगती है वहाँ पे आप करवाएंगे। लेकिन आप नॉर्मली तीनों बैंक्स में भी दे सकते हैं जो अपनी उससे रेलिवेंट जो पुलिस स्टेशन होता है वो। लेकिन सबसे रेलिवेंट ये है कि जहाँ से आपका चेक डिसऑनर हुआ है इस तरह के हम्म। क्राइम्स में, वो आप वहाँ पे आप जाकर जैसे करवाएंगे लेकिन जो बाकी जो ऑफेंस हैं उसमें आपका जो भी जुरिसडिक्शन होगी पुलिस स्टेशन की, आपने वहाँ पे जाना होता है लाजमी तौर पर। राइट। अच्छा, एफआईआर अगर आपके खिलाफ गलत दर्ज हुई है, फॉर एग्जांपल बहुत सारी फेक एफआईआर भी आपको नॉमिनेट कर दिया जाता है, जिस तरह अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो फिर क्या करना चाहिए ऐसे शख्स को? हाँ, उसमें नॉर्मली जो एक तो दो इसमें चीज़ें हैं। मैं पहले जो फेक FIRs हैं, इसमें ये होता है कि हमारे जो क्वाशमेंट ऑफ FIR की एक जो पटिशन दायर करनी पड़ती है हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 561 एक CRPC के तहत इनहेरेंट पावर्स हैं हाई कोर्ट्स की, जिसके तहत आपने क्वाशमेंट ऑफ FIR की आपने रिट पटिशन दायर करनी होती है हाई कोर्ट के जो भी आपकी रेलिवेंट जो हाई कोर्ट का बेंच बनता है वहाँ पे आपने करना होता है। और उसमें यह है कि आपने कॉशमेंट FIR की जब आप करेंगे, वहाँ पे जो SHO को नोटिस होंगे और उसके बाद जब आपकी एविडेंस होगी तो वहाँ पे आप अगर आपका वकुआ आ गया कि वाकई ये झूठी FIR है, तो वहाँ पे जो हाई कोर्ट डायरेक्शन देगी कि इस FIR को खत्म किया जाए। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी एफआईआर जो बच्चे के साथ ज्यादती होती है, वो अगर रजिस्टर कराने में पेरेंट्स को बहुत ज्यादा इशू होता है, वो नहीं कराना चाहते, बदनामी होती है, इस तरह की चीजें होती है, तो ऐसे में क्या प्राइवेसी जो है वो किसी शख्स की या खातून की क्या सीगा राज में रखी जाती है? क्या पुलिस को ये सेंसिटाइजेशन है, ये ट्रेनिंग है? नॉर्मली जो है FIR, जहाँ तक बात है, जो एक जो अकरेंस है उसकी
जहाँ तक देखा जाए तो वो उसमें दो स्टोरीज हैं। जहाँ तक प्राइवेसी की हद तक है, तो अगर आप एफआईआर नहीं रजिस्टर हो रही, तो आप इसमें क्रिमिनल कंप्लेंट भी रजिस्टर करवा सकते हैं। प्राइवेट कंप्लेंट होती है अंडर सेक्शन 200 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत। उसमें ये होता है कि जिस भी प्लेस ऑफ अक्रेंस में हुई है ऑफेंस हुआ है, तो उसमें आपका जो भी रेलिवेंट जुडिशियल जो मैजिस्ट्रेट होता है, वहाँ पे आप जाएंगे और उसमें आपने प्राइवेट कंप्लेंट की पटिशन दायर करनी होती है। उसमें आपको कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं होती। आपको सबसे पहले आपको अपनी उस ऑफेंस से रेलिवेंट अपनी एविडेंस देनी होती है। जब आपकी एविडेंस वहाँ पे आपकी आ जाती है और कोर्ट समझती है, मैजिस्ट्रेट समझता है कि वाकई वकूआ जेन्युइन हुआ है और सच्चा हुआ है, फिर उसके बाद जो एक्यूज पार्टी है उसको तब नोटिस होते हैं। उनके खिलाफ वो फिर नोटिस भी होंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो वारंट भी निकलेंगे, तो सारा कुछ होता है। लेकिन जो बेल है, वो एफआईआर है, वो आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट है। वो कोई भी उसको ले सकता है, चाहे वो उससे रेलिवेंट है नहीं है, वो उसको कोई भी निकलवा सकता है। उसमें थोड़ा प्राइवेसी वाला इशू भी है कि वो नहीं होता, लेकिन वो जज भी होता है कि इसमें जैसे फीमेल का या कोई माइनर का कोई इस तरह उससे रेलिवेंट कोई खास कोई इस तरह का क्राइम है, तो उसको इन कैमरा ट्रायल भी कर सकते हैं। इन कैमरा ट्रायल ये होता है कि जज अपने जो चैम्बर में भी उसको दोनों पार्टीज के जो होंगे कौंसल होंगे, उनको सुनकर भी वो उसकी कार्रवाई कर सकता है। इन कैमरा ट्रायल को उसको कहा जाता है। तो राइट। ये अच्छा, आपने, हाँ जी 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 सर, जी आप कुछ जी कह जी रहे थे? तो उस जी जी उसमें यह कि ये जजेस के ऊपर होता है, पावर्स हैं उनकी कि इस तरह के ऑफेंस में वो अपने इन कैमरा ट्रायल भी कर सकते हैं जिनमें प्राइवेसी इशू है। तो लेकिन अगर आप एफआईआर नहीं करवाना चाह रहे, तो आप डायरेक्ट आप प्राइवेट कंप्लेंट भी रजिस्टर करवा सकते हैं। प्राइवेट कंप्लेंट में आप जाके सबसे पहले आप अपनी एविडेंस देंगे, उसके बाद जाके दूसरी पार्टी को नोटिस होंगे और सारा कुछ होगा। उसमें जो है वो एफआईआर वाला मामला पुलिस स्टेशन में आपको नहीं जाना पड़ेगा। राइट। अच्छा, आपने मेंशन किया था कि 25 तरह के रजिस्टर्स होते हैं जी पुलिस जी स्टेशन में। तो वो 25 तरह के किस टाइप के होते हैं और उनमें किस किस्म की जो है इंदराज किए जाते हैं? इसमें जो 25 जो डिफरेंट जो तरह के जो रजिस्टर होते हैं पुलिस स्टेशन में, उसमें एक तो होता है कि डेली डायरी होती है। उसमें आपने नॉर्मली जो भी आप पुलिस जो है हर एक मिनट की जो कार्रवाई लिख रही होती है, जो जो पुलिस स्टेशन में आ रहा है, जो पुलिस स्टेशन में जा रहा है, एसएचओ जिसको भी जो ड्यूटी मार्क कर रहा है कि आप फलान जगह पे जाओ, फलान जगह पे नाका लगाओ, जो आपने फलान जगह पे इसको जो रिकवरी हुई है फलान जगह पे आपने मेडिकल करवाना है, जो जो ड्यूटी जो साइन कर रहा है, तो उसको उसके एक होता है कि उसमें तमाम उन्होंने अपनी जो कार्रवाई लिखनी होती है वो उस डेली उसमें आपने उसने रजिस्टर में लिखनी होती है। उसके अलावा चलान से रेलिवेंट होते हैं, एक जो चलान से रेलिवेंट जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, उसमें पुलिस जो है उसमें हर एक जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो अपने पास एक उसमें डायरी प्रोसीडिंग करता है चलान से रेलिवेंट। पुलिस चलान जो होता है उसमें वो उसको रजिस्टर करता है। इसके अलावा जैसे एफआईआर है, एफआईआर जो होती है, फिर उसके अलावा जैसे कंदरा है, जैसे मैंने बताया नॉन कोजिमल ऑफेंस में जहाँ जहाँ पे पुलिस के पास पावर्स नहीं होती कि उनमें इंटेरोगेशन कर सके या उन मुलजमान को गिरफ्तार कर सके, तो वो उनका उनका एक अपना रेलिवेंट होता है कि नॉन कोजिमल ऑफेंस में अंडर सेक्शन 155 उस ऑफेंस को रजिस्टर करती है और उसके बाद वो मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देती है कि हमारी जो ये पुलिस स्टेशन की हदूद में ये ऑफेंस हुआ है, इसमें अब हम मुलजमान को गिरफ्तार करें या न करें, इसमें इन्वेस्टिगेशन करें ना करें, फिर उसमें मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो इस तरह की राइट। डिफरेंट जो उनकी जो जो प्रोसीडिंग हो रही है पुलिस स्टेशन की, हर एक जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उससे रेलिवेंट डिफरेंट तरह के रजिस्टर। इस तरह एक मालहाने का रजिस्टर होता है कि कोई भी अगर आपने कोई रिकवरी की है, जैसे कोई भी मुलजमान होता है, तो आपने जब उसको पकड़ते हैं तो उसकी जेब से जो जो चीज़ें जो होती हैं, शनाख्ती कार्ड है, मोबाइल फ़ोन है, पैसे हैं, जो जो उसकी जेब से होगा रिकवर होगा, उसका वो एक अपना एक रिकवरी मेमो बनाएंगे, वो अपना वो मालहाना में जमा कराएंगे, तो वो उसका एक अपना रजिस्टर होता है रिकवरी मेमो का, वो आप उसमें रजिस्टर करेंगे। इस तरह के जितने भी जो कार्रवाई है पुलिस स्टेशन में की डिफरेंट तरह की, हर एक से अपना रेलिवेंट एक अपना रजिस्टर होता है और उसमें वो अपनी जो है इस तरह की इंफॉर्मेशन रजिस्टर करते हैं हर अपने रेलिवेंट रजिस्टर में। अच्छा, ये बताइएगा कि एफआईआर दर्ज कराने के बाद हमें क्या चीज जो है वो जहन में रखनी चाहिए? क्या उसकी कॉपी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? और अगर वो कॉपी ना आपको दे, आपको एसएचओ या जिसने रजिस्टर किए, तो फिर क्या करना चाहिए और वो क्यों जरूरी है कॉपी लेना? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एफआईआर जो है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है।
इसमें सिर्फ जो कंप्लेनेंट या फिर एक्यूज नहीं, बल्कि इसमें कोई भी आम जो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, कोई भी एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान वो उसमें किसी भी ऑफेंस से रेलिवेंट जाके वो एफआईआर की कॉपी ले सकता है। और पुलिस इसमें बाउंड है कि जो भी इसमें जैसे कि मीडिया पर्सन जाते हैं या कोई भी जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं, अगर वो उस तक में जाएं तो वो अपनी एक वो उसमें वो जाके ले सकते हैं। और पुलिस इसमें बाउंड है कि उनको एफआईआर की कॉपी प्रोवाइड करे, क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट का मकसद ये होता है कि कोई भी इसमें चाहे उससे वो रेलिवेंट है ऑफेंस या उससे वो है या नहीं है, वो उसमें वो देने के बाउंड है। अगर वो नहीं देंगे तो उसमें आप वो जो एसएचओ जो मजिस्ट्रेट के पास पटिशन दायर कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं कि इसमें जो है जो आके जो हमें एसएचओ है वो नहीं दे रहा। दूसरा इसमें डिफरेंट भी होते हैं, एक एसएचओ अगर आपको नहीं दे रहा तो इसमें प्रोसिक्यूशन ब्रांच भी होती है। प्रोसिक्यूशन ब्रांच से भी आप जाके ले सकते हैं। प्रोसिक्यूशन जो एफआईआर हो रही है उसकी कॉपी एक वो प्रोसिक्यूशन ब्रांच में भी फॉरवर्ड करते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट की जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच होगी वहाँ पे भी होगी, वहाँ से जाके लॉयर्स के थ्रू भी आप अपनी वो इसकी कॉपी निकलवा सकते हैं और वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद जो एक्यूज है वो एक्यूज जो होते हैं नॉमिनेटेड, तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो ही एफआईआर रजिस्टर्ड होती है तो उसमें उन्होंने अपनी बेल करवानी होती है प्री अरेस्ट, यानी कि बेल आफ्टर बिफोर अरेस्ट, यानी कि गिरफ्तारी मुलजमान का ये होता है कि हमने हमारे खिलाफ जी की एफआईआर हो गई रजिस्टर्ड, तो हमने अपनी गिरफ्तारी से पहले हम बेल बिफोर अरेस्ट करवा लें ताकि पुलिस हमें गिरफ्तार ना कर सके। तो वो उसमें फिर ये होता है कि वो कॉपी निकलवाएंगे प्रोसिक्यूशन ब्रांच से, क्योंकि पुलिस स्टेशन में तो जाएंगे तो पुलिस स्टेशन तो पुलिस तो वो उनको पकड़ने के लिए नज़रों में होती है, तो प्रोसिक्यूशन ब्रांच से वो जाके निकलवाएंगे थ्रू काउंसिल। तो वो उसने निकलवा के तो फिर वो अपनी बेल पटिशन लगा के तो वो अपनी फिर वो उसके बाद जो उसमें शामिल तफ्तीश हो सकते हैं उस ऑफेंस से रेलिवेंट। और एक इसमें एक जी 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 इसमें एक चीज़ और भी नई चीज़ आ गई है कि नॉर्मली पहले ये होता था कि अगर कोई एक ऑफेंस हुआ है तो हर पार्टी की कोशिश होती थी, चाहे वो ऑफेंस सच्चा है या झूठा है, उसकी कोशिश होती थी कि हम जाके सबसे पहले हम एफआईआर करवाएं पुलिस स्टेशन में, फिर दूसरी पार्टी पहुंच जाती थी कि हमारी एफआईआर हो, इनकी क्रॉस एफआईआर हो जाती थी। जबकि एक ये बहुत ही रेलिवेंट एक इससे रेलिवेंट एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा इसमें शेयर करूं। हमारे जो एक्स चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब, तो उन्होंने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एक लार्जर बेंच तश्कील दिया रेलिवेंट टू एफआईआर। तो उसमें ये हुआ है कि जो पहले जो क्रॉस एफआईआर होती थी वो अब वो ख़त्म हो गई हैं, और उस जजमेंट उन्होंने एक पास किया 2018 में सुप्रीम एक लार्जर बेंच ने। लार्जर बेंच जो होता है 7 जजेस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने वो इशू पे बैठे, उन्होंने डिटेल में डिस्कस किया और एफआईआर से रेलिवेंट जितने भी इससे पहले जो जजमेंट थी उन्होंने अब इस जजमेंट ने सुपरसीड किया। और ये थी सेकंड एफआईआर के ऊपर, क्योंकि आप पहले एक ऑफेंस से रेलिवेंट 2-3 एफआईआर होती थी, अब वो दूसरी जो सेकंड एफआईआर है और थर्ड एफआईआर जो होगी वो बैन हो गई है। लेकिन अब एक इसमें एक ये भी क्वेश्चन है कि अगर तो पहली अगर कोई ऐसी पार्टी जो पहले पुलिस स्टेशन में पहुंच गई और वो तो उन्होंने झूठी एफआईआर करवा दी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट, हालांकि वकूआ उन्हीं पार्टी ने किया है, उसी पार्टी ने किया है, एफआईआर उसके अगेंस्ट होनी चाहिए थी, तो उसमें वो फिर क्या करेंगे? जिसने एफआईआर करवानी थी अगर वो नहीं करवा सके तो उसमें ये होगा कि वो जाके पुलिस स्टेशन में जाएंगे और अंडर सेक्शन 161 जो है उसके तहत अपनी स्टेटमेंट देंगे और क्रॉस वर्जन उसमें देंगे, यानी कि वो कहेंगे जी ये जो इन्होंने एफआईआर करवाई है ये झूठी करवाई है और असल में वकूआ ये हुआ है। तो उसमें वो अपना वर्जन देंगे, क्रॉस वर्जन एक आएगा अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी के तहत स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगी, फिर उसमें इंक्वायरी मार्क होगी, वो सारा कुछ इंक्वायरी मार्क होने के बाद जब वो चलान मुरतब हो जाएगा पूरा, तो उसमें फिर जो पुलिस है वो बाउंड है कि किसी एक की फेवर में देगी चलान और किसी एक के अगेंस्ट देगी चलान। लेकिन पहले ये होता था कि 2 एफआईआर थी, हर किसी दोनों एफआईआरों का 2 है 3 है 4 है, जितनी एक ऑफेंस से रेलिवेंट जितनी भी एफआईआर होती थी वो हर एफआईआर का अलग अलग चलान होता था और वो दोनों एक क्रॉस एक प्रोसीडिंग जारी होती थी कोर्ट्स में के अंदर भी और थाने के अंदर भी। तो अब ये हो गया कि अब वो जो सेकंड एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान में ख़त्म हो गया है और ये 2018 में लार्जर बेंच बनाया है सुप्रीम कोर्ट में, और जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद खोसा साहब, इन्होंने लार्जर बेंच तश्कील लिया था 2018 में और सेकंड एफआईआर के ऊपर। अब ये इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट एक आ गई है कि अब सेकंड एफआईआर पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होगी।
कि अब अगर वो इस तरह का वक़्वा आता है तो आपने क्लास वर्जन में देना है, जाके अंडर सेक्शन 161 अपनी स्टेटमेंट रजिस्टर करवानी है। उसमें फिर वो इंटेरोगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन जो होगी, उसके बाद जब चालान मुरतब हो जाएगा उस एफआईआर से रेलिवेंट, तो फिर पुलिस जो है वो एक पार्टी की फेवर में देगी चालान और एक पार्टी के अगेंस्ट में देगी, तो फिर वो इस तरह वो इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए कि क्या एफआईआर ऑनलाइन भी रजिस्टर की जा सकती है और उसका क्या प्रोसेस होता है और क्या वो इफेक्टिव होती भी है जिस तरह नॉर्मल हम एफआईआर दर्ज कराने फिजिकली थाने जाएं उसकी तरह होती है इफेक्टिव? हाँ, नॉर्मली जो हमारे जो जैसे जैसे आपको मैंने बताया जो सोशल मीडिया क्राइम्स हैं, उसमें आप ऑनलाइन का जो आप कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं, उसमें ऑप्शन है, हमारे पास फैसिलिटीज़ है कि आप एफआईए की जो वेबसाइट है साइबर क्राइम जोन के उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी रजिस्टर करवा देंगे। हो सकता है आपकी जाके एफआईआर भी हो जाए रजिस्टर्ड, लेकिन जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी तो फिर भी एफआईआर रजिस्टर्ड होने के टाइम पे भी आपको वहाँ पे रेलिवेंट उनके जो रीजनल जो ऑफिस हैं वहाँ पे जाके एविडेंस भी देनी होती है। लेकिन आपने उसमें ये भी है कि जो ऑनलाइन कंप्लेंट में आपने जो भी सोशल मीडिया क्राइम में है तो उसमें आपने कोई फेक आईडी है, कोई आपकी कोई कंटेंट आपका अपलोड हुआ है, तो उसकी आपने कोई वीडियो या कोई आपने स्क्रीनशॉट्स लेके साथ में एप्लीकेशन के आपने अटैच वो एविडेंस अपनी वो सबमिट करवा देते हैं। लेकिन जब वो केस आगे प्रोसीड होता है तो फिर भी आपको रीजनल ऑफिस में जाना पड़ता है, लेकिन ये कि फर्स्ट स्टेप आपका वहाँ पे हो जाता है। लेकिन जो पिनल लॉज हैं इसमें अभी तक ऐसी कोई अमेंडमेंट या ऐसी कोई डेवलपमेंट हम्म। नहीं आई कि आपको थ्रू यानी कि आप पुलिस स्टेशन में ना जाना पड़े। एक सूरत है कि अगर उसमें कोई भी ऑफेंस होते हैं रेलिवेंट अगेंस्ट वुमेन, तो हम्म। अगर किसी औरत के अगेंस्ट कोई हो जाता है, जैसे कोई रेप का ऑफेंस हो जाता है या फिर हम्म। मोडेस्टी का हो जाता है पब्लिक स्पेस पे उसके साथ कोई इस तरह की, तो औरत को कभी भी पुलिस स्टेशन में नहीं जाना पड़ेगा एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए। तो ये कौन औरत सी जो है अमेंडमेंट और कब आई है? ये कब आई है ये अमेंडमेंट? ये इसमें जो उसमें एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है इसमें कौन सी है, लेकिन यह कि अंडर सेक्शन 154 जो है हमारा, सही। इसमें है कि जितने भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो हैं, इसमें आपको हम्म। पिनल आपको जो है पुलिस स्टेशन में नहीं जाना पड़ेगा, जबकि पुलिस जो है वो भी एसपी रैंक का जो ऑफिसर होगा वो आपके घर पे आएगा, और औरत जो है वो भी उसके अलावा एक और औरत होगी उसकी मौजूदगी में, या फिर उसकी जो फैमिली का जो मेल जो मेंबर है वो उसकी मौजूदगी में जाके वो से स्टेटमेंट लेगी, और वहाँ पे उसके घर पे जहाँ पे होगी वो ऑफिस है या जहाँ पे वो कहती है वहाँ पे वो एफआईआर रजिस्टर्ड होगी। लेकिन अब ये कि औरत जो है अगर उसकी क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है तो उसको पुलिस स्टेशन में जाना ज़रूरी नहीं है। ये अंडर सेक्शन 154 के तहत अब ये हो गया कि पहले तो अब, लेकिन नॉर्मली अभी भी प्रैक्टिस यही हो रहा होता है। आप ये देखें कि हम्म। पुलिस जा रही होती है पुलिस स्टेशन में, तो हम्म। पुलिस अगर फीमेल से रेलिवेंट कोई इस तरह का क्राइम है तो आप हम्म। ज़रूरी नहीं है कि आप जाएं, आप जस्ट इंटीमेशन देंगे और पुलिस जो है उसमें सीनियर ऑफिसर को अपॉइंट करेगी और वो हम्म। जाके वहाँ पे फीमेल की स्टेटमेंट लेगी, और उसके बाद जाके उसमें, और वो भी वहाँ पे फीमेल की स्टेटमेंट भी एक फीमेल और उसकी फीमेल मेंबर की मौजूदगी में, या फिर अगर वो नहीं है तो मेल मेंबर जो हो उसका फैमिली मेंबर हो उसकी मौजूदगी में वो लेगी, तो फिर वह एफआईआर आगे प्रोसीड होगी। तो अच्छा ये एक सूरत इंटीमेशन हाल है। कैसे होगी? जी इंटीमेशन आपने कहा ना, तो इंटीमेशन कैसे होगी? क्या जब वो फोन पे बताएगी? हाँ, फोन पे किस बता तरह? सकती है, या कोई भी उसका कोई आई विटनेस है, कोई उस हम्म। ऑफेंस से रेलिवेंट, वो वहाँ पे जाके एसएचओ को इन्फॉर्म करेगा, तो एसएचओ जो है फिर उस पे वो फिर सीनियर ऑफिसर को अपॉइंट करेगा, और वहाँ पे जाके उसकी जो वो बताता है जहाँ पे फीमेल हैं वहाँ पे हम्म। जाके उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे वो चीज़ें। राइट। अच्छा एफआईआर में हमें ये भी देखने में आया कि बहुत सेक्शंस गलत भी लगा देती है पुलिस बास टाइम ना। जो ऑफेंस हुआ होता है उसके बारे में जो कम से कम तरीन जो सेक्शन लग सकता है वो लगा देती है। तो ऐसे में जो है एक आम शहरी क्या कर सकता है अगर उसके साथ लॉयर नहीं है उस वक्त कि वो चेक करे, तो वो क्या कर सकता है? उसके पास क्या रेमेडी है? उसमें एक तो जैसे जब एफआईआर रजिस्टर होगी तो जो भी उसमें जो रेलिवेंट हैं वो तो ऐड वो तो उसके तहत हो जाएगी। नॉर्मली कुछ ऑफेंस भी होते हैं जो जिनमें मेडिकल भी रिक्वायर्ड होता है, तो जब आपकी कोई अगर किसी को इंजरी हो गई, कोई इस तरह का कोई ऑफेंस आ गया, तो वो फिर मेडिकल रिपोर्ट के लिए उसका वेट भी करते हैं। पहले तो जो ऑफेंस होगा रेलिवेंट वो उसको रजिस्टर्ड हो जाएगा, बाद में अगर वो मेडिकल में जो भी इंजरी से रेलिवेंट जो भी मेडिकल जो ऑफिसर होगा
जो उसमें रिकमेंड करेगा जो रेलिवेंट सेक्शंस, वो बाद में उसमें ऐड भी हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल आ जाती है कि पहले से कोई गलत सेक्शन हो गए हों, ऐड हो गए होंगे, जो कि उसको अट्रैक्ट ही नहीं करते उस जो जुर्म हुआ है, तो उस सूरत में ये फ़ायदा होता है कि ये मुलज़म को फ़ायदा होता है। मुलज़म इसमें ये हो गया कि उन इस तरह के ऑफेंस का, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है कि ये तो एफ आई आर की ऐसे लीगल उसकी कोई एविडेंस नहीं होती, कोई उसकी लीगल वैल्यू नहीं है, वो तो सिर्फ एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है जो उस कोई भी अक्रस हुआ है उससे रेलिवेंट। उसके बाद जाके इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन करेगा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, वो उसके बाद जो चलान होगा वो जाके असल उसकी वैल्यू वो होती है जब आपका चलान मुरतब होता है। और उसमें जाके जब आपका फर्द जुर्म जब चार्ज होता है, तो वहाँ पे भी अगर आपका कोई गलत सेक्शन कोई जो आपको अट्रैक्ट नहीं करता उससे रेलिवेंट, तो जो अक्यूज का जो काउंसिल होता है वो वहाँ पे उसमें ऑब्जेक्ट कर सकता है कि जी ये तो गलत इसमें सेक्शन हुआ है। वो जब चार्ज फ्रेम का मकसद ये होता है कि चार्ज फ्रेम ये कि आपको किन सेक्शन के तहत आपको आपके अगेंस्ट फर्द जुर्म आपको लग रही है, कि आपके अगेंस्ट कौन कौन से सेक्शन हैं जिनके अगेंस्ट आपके खिलाफ ट्रायल चलेगा और बाकी जो होंगे। तो वो उसमें आपको अगर कोई गलत उसमें कोई जो आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहा उस ऑफेंस से रेलिवेंट कोई सेक्शन, तो वो वहाँ पे डिलीट भी हो सकता है। जब आप एक्यूज का जो काउंसिल है, जब चार्ज फ्रेम का जब टाइम आएगा तो आप उसमें पटिशन दायर करेंगे, तो वो उसमें वो फिर सेक्शन डिलीट हो जाएगा। लेकिन दूसरी जो सूरत हाल थी, जैसे मैंने बताया कि मेडिकल की सिचुएशन आ जाती है, जैसे कोई कुछ जो एक ऑफेंस हुआ है, जैसे कत्ल अमद का है स्टोरी कि एक मुलजम ने दूसरे पर्सन को कत्ल करने की कोशिश की है। अब वो जख्मी तो हुआ है, लेकिन अब उसको जो जख्म है वो 324, तो अब उसको लग गया 324 होता है अटेम्प्ट टू मर्डर। तो अब उसमें जो उसको जो रेलिवेंट जो सेक्शन है, जो इंजरी भी होगी है उसको, तो अब उसका जब वो जाके मेडिकल अपना चेकअप कराएगा, तो उसकी जो रिपोर्ट जब आएगी तो उसके बाद जो भी उसके 337 है सेक्शन, इसमें डिफरेंट हमारे वो इंजरी से रेलिवेंट जो सेक्शन आते हैं पाकिस्तान पिनल कोड के 337, तो उसमें डिफरेंट उसमें जो भी उसके रेलिवेंट होगा, वो जब वो मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो वो बाद में ऐड हो जाएगा। तो उसकी वो एक सप्लीमेंट्री ततीमा होता है, वो एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट बनती है, उसमें बाद में पुलिस जो है वो जब मेडिकल की रिपोर्ट आ जाएगी या दूसरी जो सेक्शन आएंगे तो उसके तहत वो उसको उस सेक्शन में भी ऐड कर सकते हैं बाद में भी। राइट। अच्छा, ये बताइए कि एफआईआर जो है अमूमन कितनी जो है ना मैक्सिमम डिले उसमें करना जो है वो नॉर्मल होता है या हो सकती है, और कितना टाइम जो है उसके बाद वो एफआईआर दर्ज कराना जो है वो कोई फायदा नहीं देता? इसमें नॉर्मली ये होता है कि ऑफेंस से रेलिवेंट होता है नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, कि जैसे चेक ऑफ डिसऑनर और डिसऑनर ऑफ चेक की नेचर होते हैं। अब इसमें 489F की एफआईआर होती है पाकिस्तान पिनल कोड के तहत। इसमें आपको थोड़ा बहुत आपका डिले भी हो जाए तो आपका वो आपके अगेंस्ट की जाती चीज़ें। लेकिन नॉर्मल जो दूसरे जो ऑफेंस है, अगर जो इंजरी से रेलिवेंट हैं, जो सीनियस क्राइम है, चोरी के, डकैती के, ये जो भी इस तरह के जो रेप के या कोई भी इस तरह की जो ऑफेंस हैं, जो हीनियस क्राइम है, उसमें अब यह कि आपको ये कोशिश होनी चाहिए कि आपकी एज सुन एज पॉसिबल आप फौरी तौर पर उसको पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें और उसकी एफआईआर रजिस्टर्ड हो। अगर आप उसमें डिले करेंगे, जितना डिले करेंगे, तो वो उसमें नॉर्मली लॉ यही कहता है कि जो अगर आपने डिले किया है तो उसमें आपकी ये फेक स्टोरी है। तो ये कि अगर आपने कोई जेन्युइन स्टोरी को भी अगर आपने डिले कर दिया और आपने उसको रिपोर्ट नहीं कराया पुलिस स्टेशन में, तो ये जो एक्यूज होता है, जो एक्यूज पार्टी होती है, ये उसकी फेवर में पॉइंट जाते हैं और वो इन पॉइंट्स की फ़ायदा उठा के आसानी से अपनी ज़मानत भी करवा लेते हैं और फिर बाद में आसानी से बरी भी हो जाते हैं। तो आपने ये करना होता है कि इसको जो हीनियस क्राइम है उसमें आपने डिले नहीं करना, एज सुन एज पॉसिबल आपने फौरी तौर पर उसको रिपोर्ट करने हैं। उसके बाद जाके फिर क्योंकि फिर आगे इन्वेस्टिगेशन होगी, बाकी मामला होंगे। तो अगर आपने शुरू से अगर आपने डिले करवा दिया और उसमें अगर वो डिले हो गए, मामला वगैरह हो गए, तो फिर आपके वो कंप्लेनेंट के अगेंस्ट होंगे और एक्यूज की फेवर में होंगे। तो ये चीज़, और आपका जेन्युइन मुकदमा भी होगा, और फिर भी अगर आपने डिले करवा दिया तो फिर भी वो आपका वो केस जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि जो एफआईआर है, ये आप देख लें कि ये बेस लाइन है क्रिमिनल केस की, और यही एफआईआर जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये एक मजिस्ट्रेट की कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ये चलती है और आपने वो उसको चेंज नहीं करवा सकते। तो वो आपने वो शुरू में जितना भी होता है सुप्रीम कोर्ट तक आप जाएंगे बेल की स्टेज में या फिर अपील की स्टेज में, वो एफआईआर एज इट इज़ रहेगी।
तो आपने एक तो उसको करना है कि एज इट इज़ आपने जो ऑफेंस हुआ है उसके फैक्ट्स एंड फिगर उसको मेंशन करने, और एज सुन एज पॉसिबल आपने रेलिवेंट पुलिस स्टेशन में उसको रिपोर्ट करवाना है एसएचओ के पास। राइट। अच्छा, एफआईआर रजिस्टर हो गई, उसके बाद जो है पुलिस का तफ्तीश का तरीका क्या होता है, और जिसने करी है एफआईआर रजिस्टर कराई है, व्हाट शुड ही एक्सपेक्ट? नॉर्मली ये होता है कि जो ही आप जब एफआईआर करवा देते हैं तो एफआईआर के नीचे ही आप देखें जो उसका जो एक परफॉर्मा बना होता है, जो भी एफआईआर अगर आप स्टडी करेंगे तो एफआईआर के नीचे ही एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो अपॉइंट हो जाता है जो एसएचओ की तरफ से। तो हर एफआईआर का एक डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। तो एफआईआर के नीचे ही उस एफआईआर का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है एसएचओ की तरफ से वो अपॉइंट हो जाता है, और पुलिस के पास 14 डेज का एक टाइम पीरियड होता है कि वो उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और 14 डेज में जब किसी मुलज़म को पकड़ेंगे और उसके बाद जाके वो अपना 14 डेज तक उसका वो रिमांड ले सकते हैं डिफरेंट, यानी कि अगर वो उनका जिस्मानी रिमांड चाहिए तो वो अपना इसमें ये भी है कि जो ही आपने किसी मुलज़म को पकड़ा है तो अंडर सेक्शन 61 सीआरपीसी जो है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये कहता है कि आपने किसी मुलज़म को भी पकड़ा है तो आप उसको 24 घंटे के अंदर अंदर रेलिवेंट जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास पेश करने के पाबंद है। अगर आपको उसकी कस्टडी ज़्यादा चाहिए, यानी कि आपकी वो जो इन्वेस्टिगेशन थी उस मुलज़म से, इंटेरोगेशन थी, वो 24 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं हुई और आपको उसको मज़ीद जिस्मानी रिमांड चाहिए, तो आप जाके 24 घंटे के बाद, और इसमें 24 घंटे होते कौन से, जो ही किसी मुलज़म को आपने पकड़ लिया वो टाइम स्टार्ट हो गया, और जब आपका कोर्ट में पेश करने तक जो टाइम होगा वो 24 घंटे होंगे। और वो 24 घंटे अगर आपने 24 घंटे में किसी इंटेरोगेशन जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो वो जो रेलिवेंट जुडिशल मजिस्ट्रेट होगा, जो ट्रायल कोर्ट होगी, उसमें वो उसको पेश करेगा और उससे वो एक एप्लीकेशन लिखेगा कि मुझे इसका मज़ीद फिजिकल रिमांड चाहिए, मैंने इससे मज़ीद इंटेरोगेशन करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, इससे रिकवरी करनी है, या इसके जो साथ जो मज़ीद जो इसके जो को एक्यूज थे उनको मैंने पकड़ना है, तो इसकी मुझे एक कस्टडी चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उससे जो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेगा। मजिस्ट्रेट अगर उसको वो 2 दिन की 3 दिन की, नॉर्मली ये 14 डेज का होता है रिमांड, और मजिस्ट्रेट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक साथ 14 डेज का दे, वो 2 दिन का दे देते हैं, 3 दिन का देते हैं, और बहुत समझ के देते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी बेगुनाह शख्स को पकड़ लिया, झूठी एफआईआर हो गई, तो आप वो जितने भी वो बिहाइंड दी बार रहेगा, चाहे वो पुलिस स्टेशन में रहे, चाहे वो जेल में रहे, तो वो बेगुनाह रह रहा है। तो इसमें वो जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो सोच समझ कर वो इसमें रिमांड के लिए ऑर्डर करते हैं, वो एक दिन का या 2 दिन का देते हैं, और जब वो 1 दिन के बाद पेश करते हैं तो फिर वो अगर वो दोबारा से अगर वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहेगा कि मुझे इसकी कस्टडी मजीद इसकी चाहिए, तो पहले वो उससे पूछते हैं कि मैंने यहाँ तुम्हें ये दिया है इसकी कस्टडी, तो इस 24 घंटे के दौरान तुमने इससे क्या रिकवर करवाया। तो ये भी नहीं है कि नॉर्मली लोग समझते हैं कि जी जिस्मानी रिमांड का मकसद है कि चित्रोल कि पुलिस जो है वो मार कटाई जो करती है वो इसको आप ये लीगली वो कर सकती है। जिस्मानी रिमांड में पुलिस जो है अगर वो उसने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो एज ए साइंटिफिक तरीके से वो उससे क्वेश्चन आंसर करेगी और मुलज़म से क्वेश्चन पूछेगी, और वो जिस तरह वो चाहे अगर उसका जवाब देना चाहे तो ठीक है, नहीं देना चाहे तो उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती मुलज़म के साथ। ये मुलज़म का राइट है कि वो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। सिंपल वो उससे क्वेश्चन करेंगे, पुट करेंगे। अगर आपने कोई एविडेंस कलेक्ट करनी है तो एज ए साइंटिफिक तरीके से कलेक्ट करे। और अगर ऐसी सूरत हाल आ जाती है कि किसी मुलज़म को के साथ मार पिटाई करती है, तो जब वो मजिस्ट्रेट के पास पेश करे तो वो मुलज़म जो है वो जज साहब से कह सकता है कि इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है और मेरे साथ ज़बरदस्ती की है और इस तरह मार कटाई की है। तो उसमें फिर उस टाइम पे जो मजिस्ट्रेट हैं वो उनसे एक मेडिकल चेकअप का वो ऑर्डर कर देते हैं, एक इंक्वायरी मार कर देते हैं, और अगर वहाँ पे प्रूफ हो जाए तो ना सिर्फ पुलिस वो अपनी सर्विस से जाती है बल्कि उसके खिलाफ एफआईआर भी होती है। तो लेकिन नॉर्मली लोगों को ये पता नहीं होता कि पुलिस हमें थप्पड़ मार रही है या धक्के दे रही है तो ये कर सकती है या नहीं कर सकती। पुलिस के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि किसी मुलज़म को वो एक धक्का भी दे या थप्पड़ मारे। तो वो अगर उससे इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो उससे क्वेश्चन आंसर करेगी और साइंटिफिक तरीके से कलेक्ट करेगी। तो ये 14 डेज का एक पीरियड होता है इसका। मैक्सिमम अगर किसी को जिस्मानी रिमांड
मिल सकता है तो 40 डेज का होता है। उसके बाद ये होता है कि आप 14 डेज के बाद अंडर सेक्शन 173 जो है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो ये कहता है कि आपने 14 डेज और 14 डेज कंप्लीट होने के बाद 3 डेज मजीद इसको दिए जाते हैं कि यानी कि आपने जो ही आपने मुलज़म को पकड़ा है तो आपने 17 डेज के अंदर अंदर आपने उससे रेलिवेंट, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई, यानी कि आप जैसे कि कोई मेडिकल का कोई आपने रिपोर्ट का वेट करें तो वो हो सकता है 20 दिन के बाद आ जाए। तो ये नहीं कि आपने 20 दिन का वेट करना है, तो आपने 17 दिन के बाद आपने एक इंटरम चालान पुलिस रिपोर्ट आपने सबमिट करवानी है अपने प्रोसिक्यूशन ब्रांच में, उसके थ्रू वो फिर कोर्ट में सबमिट होगी। जब वो उसकी मजीद जो जो फिर इन्वेस्टिगेशन करेगी, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट साथ साथ सबमिट होती रहेगी। जब तमाम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, तमाम रिकवरीज हो जाएंगी, तमाम एविडेंस कलेक्ट हो जाएगी, तो फिर उसके बाद एक कंप्लीट चालान सबमिट करवाएगी पुलिस अंडर सेक्शन 173 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत। उस एफआईआर में अपना कंप्लीट जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसकी वो कंप्लीट चालान सबमिट करेगी। उसके बाद फिर उसका वो ट्रायल भी चलेगा और सारा कुछ वो मामलात होंगे। राइट। अच्छा, ये बताइए कि अगर एफआईआर रजिस्टर होने के बाद डिले हो रही है इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर रही, ना आपसे कर रही है ना दूसरी पार्टी से कर रही है, तो फिर आपके पास क्या जो है तरीकाकार हो सकता है? उसमें ये कि अगर आपका जैसे कोई आईओ है वो आपसे तावन नहीं कर रहा, या फिर जो मुलजमान है आप उसको बता भी रहे, वो उनसे ना उनको पकड़ रहा है ना उनसे कोई उनकी वो एविडेंस उनसे है, वो खुद ही डिले से काम ले रहा है, तो उसमें यह है कि अगर कोई इस तरह का कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो टाल मटोल से काम ले रहा है और आपको यानी कि रिश्वत या कोई इस तरह की कोई ऑफर का आपसे वो कह रहा है कि मुझे इस तरह की करोगे तो मैं फिर इसको लेके चलूंगा, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि जो 22A और 22B की जो जस्टिस ऑफ पीस की जो पटिशन है उसमें ये भी कहा गया कि ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि आप किसी और को भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी ट्रांसफर चेंज करवा सकते हैं अपना। तो आप जब वो 22A और 22B की जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जो पटिशन है सेशन जज के पास आप मूव करेंगे तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा वो आपकी तफ्तीशी ऑफिसर वो तब्दील भी हो जाएगा। अगर आप अपने तफ्तीशी ऑफिसर से मुतमईन नहीं है तो आप वो उस 22A की पटिशन लगा कर अपना तफ्तीशी ऑफिसर चेंज भी करवा सकते हैं। तो ये होता है कि इसमें अगर वो उससे ज़्यादा डिले कराए तो आप अपनी वो इस तरह पटिशन मूव करके अपना तफ्तीशी ऑफिसर भी चेंज करवा सकते हैं। ये कानून में ये शिक दी गई है कि आप ये नहीं है कि इसमें जो एफआईआर है वो तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, अब उसके बाद उसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो फिर उस केस आगे चलेगा। तो अगर वो इससे कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर उसको डिले कर रहा है, कोई इससे टाल मटोल से काम ले रहा है, तो आप इसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चेंज भी करवा सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या एफआईआर क्वाश भी कर सकते हैं? आपको फॉर एग्जांपल आपने एफआईआर दर्ज कराई कि मेरी जी गाड़ी जो है वो चोरी हो गई। अब इत्तेफाक से वो आपको गाड़ी मिल जाती है, कहीं आप खड़ी और मिल जाती है। अब आप चाह रहे हैं कि वो गाड़ी से, तो उसके लिए आपको एफआईआर अपनी क्वाश भी करानी पड़ेगी। तो क्या एफआईआर क्वाश हो जाती है और कितने टाइम तक में हो जाती है और किस टाइम के बाद नहीं होती? क्या उसका प्रोसेस होता है? एफआईआर की जो क्वाशमेंट का जो प्रोसीजर है ना, एक तो अगर झूठी एफआईआर होगी जैसे मैंने पहले बताया, झूठी एफआईआर होगी या फेक एफआईआर है और जो मुलजम जो पार्टी है वो अगर वो समझती है कि जी मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा है, तो उसमें तो एक वो ये करेगा कि अंडर सेक्शन 561A CRPC के तहत जो इनहेरेंट पावर्स हैं हाई कोर्ट की, उसके तहत वो क्वाशमेंट ऑफ एफआईआर की पटिशन दायर करेंगे हाई कोर्ट में। और उसमें जो मुलजम है वो करेगा क्योंकि वो समझता है कि मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा है और ये झूठी एफआईआर है तो इसको खारिज किया जाए। तो जब वहाँ पे अगर वो उसकी एफआईआर क्वाशमेंट एफआईआर की अगर वो पटिशन एक्सेप्ट हो जाती है तो वो वहाँ पे हाई कोर्ट उसको डायरेक्शन दे देती है कि इसको क्वाश कर दे। दूसरी सूरत हाल ऐसी है कि जैसे कि आप गाड़ी की है, गाड़ी की एफआईआर है कि गाड़ी चोरी हो गई है और गाड़ी बाद में रिकवर हो गई है, तो उसमें पुलिस के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो उसको एफआईआर काटे। अगर एफआईआर अगर उसमें किसी मुलजम को या उसको अगर उससे कोई केस अगर वापस लेना है तो जब वो चालान कोर्ट में सबमिट हो जाएगा तो दोनों पार्टीज अगर आपस में कोई कंप्रोमाइज़ हो जाता है उनका, या अगर वो खुद से कोई अगर उस केस को ख़त्म करना चाहें तो वो जो कंप्लेनेंट होगा उस एफआईआर का, तो वो अगर जाके अपनी स्टेटमेंट दे दे कि जी मैं इस केस को आगे मजीद नहीं चलाना चाहता, या मुझे जो मेरी जो चीज़ मतलूब थी वो मुझे मिल गई है, गाड़ी चाहिए थी या गाड़ी का चोरी भी हुई है, तो जैसी बात है वो किसी मुलजम के खिलाफ तो केस तो चलेगा। लेकिन अगर वो किसी मुलजम को अगर वो माफ़ करना चाहता है, उससे उसके साथ उसका कंप्रोमाइज़ हो गया है, तो उसमें यह कि जब ट्रायल चलेगा तो वो उसमें वो जाके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगा कंप्लेनेंट, तो फिर उसके बाद जाके वो और उसको
वो FIR ख़त्म हो जाएगी, वो केस ख़त्म हो जाएगा। एक सूरत हाल ये भी है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन है हमारा 169 CRPC, इसमें पुलिस के पास 100 मोटो पावर्स हैं कि वो अगर वो समझती है कि मेरे पास झूठी FIR आई है, ये झूठी FIR है और ये झूठा मुकदमा है, तो वो मुल्ज़म जो हैं उनको वो ज़रूरी नहीं है कि वो उनको गिरफ्तार कर कर उनको अदालत में पेश करे, जबकि वो उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती और उसमें वो अखराज रिपोर्ट बनानी होती है कि ये झूठा मुकदमा है और अखराज रिपोर्ट जाके वो सबमिट करवा देती है। और उसमें यह है कि वो मुल्ज़म से फिर पुलिस के उसमें जो अंडर सेक्शन 169 में जो बताया गया है कि वो मुल्ज़म से चाहे वो श्योरिटी बॉन्ड ले, यानी कि उसको वो बाउंड करे कि जब भी मुझे तुम्हारी कस्टडी चाहिए होगी या पुलिस स्टेशन में या फिर कोर्ट्स में, तो तुम आना होगा। तो उसमें अगर वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए चाहे वो छोटी लेना चाहती है या विदाउट छोटी भी, वो इवन कितनी पावर्स हैं SHO के पास, जो 169 CRPC ये सेक्शन है, और इसमें कह लें कि SHO के पास 100 मोटो पावर्स हैं कि जिस मुल्ज़म को चाहे वो पकड़ेगा और वो उसके बाद वो समझे कि वो झूठा है, तो उसको वो ज़रूरी नहीं है कि उसको पेश करे, वो उसको अंडर सेक्शन 169 के तहत छोड़ भी सकता है। तो ये SHO के पास भी पावर्स हैं कि अगर वो समझे कि ये झूठी FIR है और ये बेगुनाह है, शहरी रिस्पेक्टेबल सिटीज़न है, तो इसको इसके बेल में ना चढ़े तो वो छोड़ सकता है, खुद से भी छोड़ सकता है, चाहे वो छोटी लेकर छोड़े चाहे वो विदाउट छोटी लेकर छोड़े। तो ये चीज़। अच्छा, श्योरिटी बॉन्ड जो है वो क्या होता है? श्योरिटी क्या किस किस्म की मांगी जा सकती है? श्योरिटी बॉन्ड इसमें डिफरेंट तरह की होती है। श्योरिटी बॉन्ड बेसिकली ये होता है कि जब भी आपकी अगर कोई बाद में कोई कस्टडी आपकी कोई अटेंडेंस चाहिए हो, कोर्ट को अगर चाहिए हो, तो आपने को जो श्योरिटी देगा उसमें अगर वो पर्सनल श्योरिटी है तो यानी कि पर्सनल श्योरिटी में कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, आपने उसको कहेगा कि जी मैं इनकी जब भी आप कोर्ट इनको तलब करेगी तो मैं इनको बाउंड हूँ कि मैं ये इनको हर डेट पे मैं पेश करूँ। अगर ये पेश नहीं करें तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते। नॉर्मली पर्सनल श्योरिटी क्रिमिनल केसेस में कम ली जाती है, तो नॉर्मली है वो जो कैश की श्योरिटी होती है प्राइस की होती है, तो उसमें प्राइस में 1 लाख का ऑर्डर हो जाता है, 2 लाख का, जिसमें जो जिस नेचर का होगा ऑफेंस, वो जजेस अगर कर रहे हैं या फिर पुलिस भी कर रही है, तो उसमें फिर ये है कि या तो आप कैश जमा करवाएं या फिर आप फिर जो है वो प्रॉपर्टी की कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप सबमिट करवा सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी की कोई रजिस्ट्री है या कोई प्रॉपर्टी का आप पटवारी से फर्द लेकर आप लेकर जाएंगे पुलिस के पास या फिर कोर्ट में, जहाँ पे भी आपने देनी है श्योरिटी बॉन्ड, वहाँ पे आप सबमिट कराएंगे और 2 गवाह होंगे। और जो श्योरिटी बॉन्ड जो देगा वो पाबंद होगा कि बाद में जब भी इनकी पुलिस स्टेशन में या फिर जो कोर्ट में अगर इनकी मुल्ज़म की कोई उसकी श्योरिटी अटेंडेंस चाहिए होगी, अगर मुल्ज़म नहीं आता तो फिर उसमें फिर ये भी है कि अगर मुल्ज़म नहीं आ रहा कोर्ट में, तो फिर जो श्योरिटी दे रहा होता है उसके खिलाफ भी वारंट हो जाते हैं और जो श्योरिटी होती है वो भी जब्त हो जाती है। तो ये तरीकाकार होता है श्योरिटी बॉन्ड का कि उसके बाद जब भी यानी केस डिसाइड होने तक जो है वो उसका जो श्योरिटी जो देता है वो उसका पाबंद होता है, उसको पेश करे, चाहे पुलिस स्टेशन में है तो पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में है तो कोर्ट में वो पाबंद करेगा। तो ये होता है। राइट। अच्छा, ये बताइए कि क्या पुलिस जो है वो कंप्लेनेंट से कह सकती है कि जी आप हमें एविडेंस कलेक्ट करके दें, या क्या इस तरह से कोई पुलिस क्या आपको बाउंड कर सकती है, स्पेशली अगर चेक बाउंस होने का इशू है या कोई ATM से कुछ चोरी हो जाए इस तरह के, तो क्या एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आपको पुलिस कह सकती है? नहीं, उसमें जैसे जो आपने बताया कि चेक का या फिर इस तरह का होता है, इसमें नॉर्मली ट्रांजैक्शन का होता है। जो ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारी बैंक ट्रांजैक्शंस होती हैं या ATM के थ्रू जो ट्रांजैक्शन हुई है, तो उसमें जो वो होगी वही एविडेंस होता है। अगर वो चेक बाउंस हो गया है तो वो फिर जो डिसऑनर स्लिप होती है वो साथ वो आपको जो बैंक ऑपरेशन मैनेजर या फिर बैंक मैनेजर जो देता है वो आपने वो साथ अटैच करनी होती है, वही आपका एविडेंस होता है। और जो स्टैंप होती है जिसकी साइन होते हैं वो फिर बाद में जब ट्रायल चलता है तो वो जाके वो कोर्ट में एविडेंस देता है। लेकिन नॉर्मली जो दूसरे जो ऑफेंस हैं जो हीनियस क्राइम है उसमें ये नहीं है कि वो पुलिस उसको कहे कि जी आपने खुद मुझे एविडेंस देनी है, जबकि इन्वेस्टिगेशन करनी किसने है वो तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने करनी है। तो FIR रजिस्टर होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन करेगी वो पुलिस बाउंड है। ये नहीं है कि अब वो आपने जहाँ भी लेके जाना है पुलिस को तो आप अपनी गाड़ी में उसको लेके जा रहे हो, पुलिस कहे कि जी नहीं मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं कैसे जाऊं,
वो तो भाई आपने गाड़ी नहीं है आपके पास, तो आप सरकारी, आपके पास अथॉरिटी है, आप जिस तरह चाहें आप जाएं, बाइक पे जाएं, जिधर भी जाएं, आपको सरकारी वसाइल हैं, आप उनको इस्तेमाल करके लेके जाएं। ये नहीं कि आप कंप्लेनेंट है तो उसको कहें जी मुझे टैक्सी करके दो, या फिर मुझे गाड़ी अपनी गाड़ी में लाओ, या मुझे फलानी जगह लेके जाओ, ये चीज़ें तो आप बाउंड नहीं है उसमें। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा वो बाउंड है कि उसमें मजीद आगे कार्रवाई करे और अपनी तफ्तीश करे, और उसके बाद जब अपनी तफ्तीश कंप्लीट कर ले तो उसके बाद जाके अपना वो जो चालान है वो अपना वो सबमिट करवाए पुलिस स्टेशन में। अच्छा, ब्राइब के भी बहुत इंसिडेंट्स होते हैं कि मुख्तलिफ नामों से और मुख्तलिफ तरीकों से ब्राइब मांगी जाती है पुलिस स्टेशंस में, तो क्या उसके लिए भी एसपी कंप्लेनेंट को ही जो है दरख्वास्त जाएगी, या कोई और भी है इसमें तरीका? हाँ, तो इसमें अगर कोई इस तरह का कोई इस तरह का कोई इशू होता है, अगर आपके पास एविडेंस भी है, या कोई आपने कोई पिक्चर बना ली, कोई वीडियो बना ली, या आपके पास कोई पर्सनल आई विटनेस भी है जो आप उसकी एविडेंस दे कि बिल्कुल मेरे सामने है, तो आप इसमें आप एक तो 22A की पिटीशन में भी आप कर सकते हैं, उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ भी करवा सकते हैं। दूसरा, आप एक उसके जो सीनियर ऑफिसर होते हैं, जो एसपी रैंक के होते हैं, आप वहाँ पे भी जाके उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन देंगे कि ये हमसे ब्राइब डिमांड कर रहे हैं और ये रिश्वत मांग रहे हैं और सारा कुछ। अगर वो आप वहाँ पे साबित हो जाए तो वहाँ से वो उसको मुअत्तल भी करेंगे और उसको सजा भी देंगे। राइट। अच्छा, ये बताइए कि क्या पुलिस किसी खातून को, अगर पुलिस स्टेशन बुलाती है और वहां पे कोई खातून पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, तो ऐसे में जो है वो क्या तरीकाकार होता है कि क्या इस तरह कर सकती है पुलिस? नॉर्मली जो फीमेल्स के जो भी कंप्लेनेंट है या जो उसके एक्यूज है, तो उसमें ये बाउंड है पुलिस के, वो जो फीमेल ही ऑफिसर होगी और एसआई रैंक की जो ऑफिसर होगी वो उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी। फीमेल के अलावा कोई और मेल जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट नहीं हो सकता। इसमें जो फीमेल के जो केसेस होते हैं रेलिवेंट, कोई अक्यूज पार्टी है या कंप्लेनेंट पार्टी है फीमेल, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ तफ्तीश कर सकती है, तो वो भी फीमेल करेगी। और अगर आपने इसमें इवन के इतने एक्यूज़ को भी इतने राइट हैं कि अगर आपने किसी एक्यूज़ को कोई मर्डर केस हो गया या कोई ऐसा का हो गया, उसके अलावा जितने भी ऑफेंस हैं और उसमें जो ही अगर आपने फीमेल को आपने और उसमें क्या कहते हैं उसको, फिजिकल रिमांड जो है, कस्टडी जो है, जिस्मानी रिमांड खवातीन की नहीं होती, जो ही वो उसको मैजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे तो जो मैजिस्ट्रेट है उसको जुडिशल रिमांड का ऑर्डर कर देगा, वो जेल में चली जाएंगी, तो उसकी जो तफ्तीश होगी वो जेल में होगी, पुलिस स्टेशन में नहीं होगी। अगर कोई खवातीन मुल्ज़म है तो उसकी भी जो तफ्तीश होगी वो भी जेल में जाके वो करेंगे, और वो खवातीन ऑफिसर करेगी। और वो भी जाके मगरिब से अगर कोई उससे कोई रिकवरी भी करवानी है, किसी जगह पे जाके लेके जाना है, तो वो दिन की रोशनी में होगा, मगरिब सनसेट से पहले पहले आप उसको वहाँ पे लेके जा सकते हैं, और सनसेट के बाद आप खवातीन मुल्ज़म को या खवातीन कंप्लेनेंट है उसके पास नहीं जा सकते। तो ये इतने राइट। रूल्स हैं इवन के इन्वेस्टिगेशन में। ये अंडर सेक्शन 156 के तहत जो इन्वेस्टिगेशन होती है, ये इसका सेक्शन है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, जिसके तहत पुलिस तफ्तीश करती है, वो है उसका सेक्शन 156 CRPC, जिसके तहत तफ्तीश करती है। उसमें ये बताया गया है कि खवातीन के अगर होते हैं तो खवातीन अगर मुल्ज़म भी है तो उसको ये नहीं है कि जिस्मानी रिमांड जैसे मर्दों का लिया जा रहा है 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसमें ये नहीं है कि जो ही वो उसको पेश करेंगे फौरी तौर पर मजिस्ट्रेट के पास, और मजिस्ट्रेट जो है वो उसका जुडिशल रिमांड का ऑर्डर कर देगा। यानी कि जुडिशल रिमांड ये होता है कि आपको जेल में जो है वो उसमें भेज दिया जाता है। तो आपकी जो आपने मजीद इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो जेल में जाके करनी है, पुलिस स्टेशन में नहीं करनी। तो ये खवातीन से बिल्कुल। थैंक यू। अच्छा, ये सबसे आखिर में बस एक क्वेश्चन हमारा ये है, सिंस वी आर रीचिंग द एंड ऑफ अ प्रोग्राम, कि जब भी कोई शख्स एफआईआर दर्ज कराने जाए तो क्या चीजें उसको जहन में रखनी चाहिए व्हाइल ही और शी इज गोइंग टू फाइल एन एफआईआर? और उसमें नॉर्मली ये है कि एफआईआर, जैसे शुरू में ही हमने बात की और पूरा हमारा सेशन था कि एफआईआर जो होती है वो उसको कहा जाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यानी कि जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, जो काबिल दस्तअंदाजी जराइम हैं, जिनके पास पुलिस के पास पावर्स होती हैं,
और ज़्यादातर जो जराइम कहा जाएगा, अगर 95% जो हमारे जो पीनल कोड के जराइम है उनमें FIR ही होती है, और पुलिस के पास पावर्स होती हैं कि उसमें FIR रजिस्टर करे, और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस ही होते हैं, और उसमें वो बगैर अरेस्ट वारंट के मुलज़म को गिरफ्तार भी कर सकती है। उसमें जो FIR है और पुलिस बाउंड है कि वो फौरी तौर पर जो ही FIR आए, FIR की एप्लीकेशन आए, तो उसमें वो फौरी तौर पर उसको रजिस्टर करे और एज़ पर लॉ उसको प्रोसीड करे। और FIR के अंदर होता क्या है, FIR में उसका जो FIR का जो परफार्मा होता है, उसमें FIR जो कंप्लेनेंट होता है उसका नाम, पता और उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो लिखा जाता है, एड्रेस लिखा जाता है, पुलिस स्टेशन का नाम होता है, उसके अलावा डेट ऑफ टाइम होता है, डेट ऑफ अक्रंस होता है, यानी कि जिस डेट एंड टाइम ऑफ अक्रंस कि किस टाइम और किस दिन और किस टाइम पे वकूआ हुआ है, और डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट होता है कि किस टाइम ये पुलिस स्टेशन में आए और किस टाइम ये रजिस्टर्ड हुआ। और उसके बाद उसमें जो जो रेलिवेंट सेक्शन होते हैं, जो अक्रंस से रेलिवेंट, वो उसमें मेंशन किए जाते हैं, और जाके कंप्लेनेंट का होता है, उसमें जो एक्यूज होते हैं उसकी रेलिवेंट आपने नीचे आपने शॉर्ट्स एक डिटेल बतानी होती है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने ईच एंड एवरीथिंग आपने उसमें बतानी है। FIR में आपने सिर्फ फैक्ट्स एंड जो फिगर हैं उस ऑफेंस से रेलिवेंट आपने सिर्फ वो बताने होते हैं, जो ताकि वो जिसकी बेस पे इन्वेस्टिगेशन आगे चले। FIR रजिस्टर्ड होगी, उसके बाद जाके इन्वेस्टिगेशन होगी, और FIR की कोई लीगल वैल्यू नहीं है। ये नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी FIR हो गई है तो बड़ा इसमें ये चीज़ें होगी है। FIR एक जस्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, उसकी बेस पे एक लॉ जो है वो एक्शन में आ जाता है, और वो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। असल जो होती है, जो आपकी जो जिसकी एविडेंशियल वैल्यू होती है, वो होता है चलान, इन्वेस्टिगेशन पुलिस रिपोर्ट होती है, उसमें जो जो साथ आपकी जो अटैचमेंट होती हैं डॉक्यूमेंट्स, जो रिकवरी मेमोज होते हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं, उनकी जो ज़्यादा वैल्यू होती है FIR से ज़्यादा। तो FIR तो सिर्फ एक बेसिक जो एक फर्स्ट स्टेप होता है, क्या है कि किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस से रेलिवेंट या किसी भी क्रिमिनल अक्रंस से रेलिवेंट कोई जुर्म हुआ है, तो उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो FIR है, और वो पुलिस बाउंड है उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको रजिस्टर करे। तो ये चीज़ राइट, थैंक यू सो मच फैसल साहब। आज हमने बहुत सारी चीज़ें आपकी तवज्जुद से सीखी हैं, और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ने बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी होंगी और समझी भी होंगी। आपके वक्त का बहुत ज़्यादा शुक्रिया फैसल साहब, और कोई भी सवाल हमारा आगे कुछ हुआ तो हम आप तक फॉरवर्ड ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। इट वाज अ वेरी आई ओपनिंग सेशन आई वुड से, एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा ये सेशन ऑर्गेनाइज किया, और आपने इतना अच्छा ये खुली कचहरी से रेलिवेंट एक आपने इनिशिएटिव लिया जनरल पब्लिक के लिए, और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। मैं समझता हूँ कि आपने जो जैसे हर वीकली बेसिस पे ये स्टार्ट किया हुआ है कि जनरल पब्लिक को इस तरह एक तो एक उनको अपने बेसिक फंडामेंटल राइट्स के से रेलिवेंट उनको इन्फॉर्मेशन होती है, और कोई भी इनके लीगल इश्यूज हैं तो वो इस तरह वो उनसे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वो अपने, और मैं आपको इस हवाले से बहुत अप्रिशिएट करता हूँ पीस एंड जस्टिस नेटवर्क को भी, और खुली कचहरी का जो आपका जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और मेरी फुल सपोर्ट आपके साथ है। कहीं भी मेरी कोई सपोर्ट चाहिए हो, मैं इंशाल्लाह अवेलेबल हूँ, और आपको बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ चौधरी फैसल साहब, और इन्होंने आज हमें FIR के बारे में बहुत अहम डिटेल्स दी। आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत कुछ लर्न किया होगा चौधरी फैसल से। अगर और भी आपने कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, जो हम उन तक पहुंचा देंगे। दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। वी होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर एपिसोड ऑफ खुली कचहरी। खुदा हाफिज।